अच्छा, इसमें अब 2 सवाल आ गए। एक तो आपने पहले कहा कि अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। दूसरे नंबर पे चलें, पाकिस्तान का नंबर नहीं होता। स इज़राइल की और ईरान की जंग हो जाती है और हमें ये ज़ोर डाला जाता है कि अब आपने एक मुल्क के साथ खड़े होना है, अमेरिका या फिर ईरान। तो हम वो दबाव में कैसे होंगे? हम किसके साथ खड़े होंगे? साथ तो देना होगा। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस पे मैं आजकल लिख रहा भी हूँ। अभी तक से हम दोनों तरफ हैं, हुँ, ठीक है? वो दोनों तरफ हम इसलिए हमारे लिए आसानी थी माज़ी में क्योंकि रूस और चीन की आपस में लड़ाई हो गई थी 60 की दिहाई हुँ, में और फिर चीन और हिंदुस्तान की जंग हो गई थी। तो पाकिस्तान चीन के करीब चला गया हिंदुस्तान की वजह से हुँ, कि इन दोनों की लड़ाई है तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हुँ, ये फ़लसफ़ा। और चीन और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हो गए। हुँ, क्योंकि उनका सोवियत यूनियन के साथ इसे साइनो सोवियत स्प्लिट कहते हैं 62 में हुआ था। मॉस्को और बीजिंग की आप समझें लड़ाई हो गई थी। उसके बाद जो हेनरी किसिंजर गया था चीन, वो पाकिस्तान लेके गया था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। फिर रिचर्ड निक्सन गया था, हुँ, तो जो सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे चीन और अमेरिका के दरमियान, वो पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम किरदार था। हुँ, ये मामला 50-60 साल तक तो चलते रहे। लेकिन जब से ओबामा का पिवट टू एशिया की पॉलिसी आई थी, जिसमें उसने कहा था कि हमें मिडल ईस्ट से अब हुँ, निकल के एशिया पे फोकस करना है और चीन को कंटेन करना है, चीन को रोकना है, क्योंकि चीन मेन खतरा है। और जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने बीआरआई अनाउंस कर दिया है, जो सीपैक हुँ, जिसका हिस्सा है, ये बुनियादी तौर पे ओबामा की पिवट टू एशिया का जवाब था चीन की तरफ से, ओके। ठीक है? जो शी जिनपिंग और शी जिनपिंग जो है, वो हार्डलाइनर है। हुँ, वो शख्स है पार्टी के अंदर जो कहता था कि अभी हमें सख्त पोजीशन लेनी है। हुँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी जो पोजीशन है वो सख्त हुई हुँ, अमेरिका के खिलाफ। तो ये वाले मामलात जब बनना शुरू हुए, पाकिस्तान उसके सेंटर में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही नेटो का पूरा सामान जा रहा था अफगानिस्तान, हुँ, और उसी वक्त सीपैक भी आना शुरू हो गया। हुँ, यानी दोनों बड़ी ताकतें जो आपस में जिनकी लड़ाई शुरू हो गई थी हुँ, 10-15 साल पहले, वो दोनों 2021 तक, 21 में क्योंकि उन्होंने नेटो का ख़त्म किया मामला, बिल्कुल। दोनों पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। अब वो उस लड़ाई के अंदर मज़ीद शिद्दत आ रही है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। माज़ी में हमने एक फ़ोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत को बेचा। हुँ, उसका नुकसान ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान भी तबाह हुआ, हम भी तबाह हुए और कुछ भी हमें नहीं मिला, कोई तरक्की नहीं, हुँ, कोई डेवलपमेंट नहीं, किसी किस्म का अमन नहीं, किसी किस्म का सुकून नहीं और सालमियत भी नहीं। हम ड्रोन्स भी उनसे खाते रहे, ठीक है। हुँ, मकरूज़ हो गए उनके। आज हमारा जो बजट है वो 45% बजट हमारा जो है वो उनके कर्ज़े वापस हुँ, करने पे हो बिल्कुल लगा ऐसे है, ही है। ठीक है। तो कुछ भी हमें नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड जो चाइना ऑफ़र कर रहा है, वो उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ उसके अंदर भी हैं। उस मुआहदे बेहतर होने चाहिए, सब कुछ, और बलूचिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, बाकी चीज़ें। लेकिन बहरहाल वो एक तरक्की का मॉडल है, हुँ, जिसके ऊपर बहस हो सकती है। जबकि अमेरिका इस वक़्त जंग ऑफ़र कर रहा है कि जंग में हमारा पार्टनर बनो। अगर जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे यानी अमेरिका के साथ हम मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर वो हमें ना चाहते हुए जंग में धकेल देगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हुँ, अमेरिका इतना भी ताकतवर नहीं है कि हर किसी के ऊपर इस तरह हमला कर ले। अभी ईरान को भी ख़त्म तो नहीं कर सका, हुँ, और पाकिस्तान के पास अस्करी क़ुव्वत मौजूद है, साथ चीन है। सो अगर हुँ। पाकिस्तान एक ख़ास कैंप के तौर पे ऑपरेट करता है तो इतना इतना आसान नहीं होगा कि जब यानी कि ये एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें चाइना होगा, बिल्कुल, पाकिस्तान होगा। रूस, पाकिस्तान, चाइना, साउथ हुँ, अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सारे ममालिक जिनको ब्रिक्स भी हम कहते हैं, उसमें इंडिया एक प्रॉब्लम है। हुँ, बाकी सारी दुनिया इस तरह सोच रही है, सारी दुनिया इस तरह सोच रही है कि यार ये तो पागल हैं। हुँ, ये तो मतलब जो कुछ हुआ है मिडल ईस्ट में, मैं भी हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले ही आया हूँ अमेरिका से। लोग सारी दुनिया के लोग परेशान हैं कि ये हो रहा क्या है? हुँ, ये क्या मनसूबाबंदी है कि आपने पूरे खित्ते आप उड़ा रहे हो? और जगह-जगह लोग जो हैं वो नफ़रत कर रहे हैं इस वक़्त अमेरिका से, अमेरिकी पॉलिसी से, अमेरिका के अंदर भी। हुँ, तो तीसरी दुनिया वाले तो सब लोग देख रहे हैं ना कि यार ये हमारी बारी आनी, कोरियंस को भी याद है, हुँ, वियतनामीज़ को भी याद है, लातीनी अमेरिका में सबको मालूम है, हर जगह सबको मालूम है अमेरिका ने उनके साथ क्या किया। हुँ, सो जो ये अभी भी मामलात हुए हैं, मेरे ख़्याल पहले फ़ोन कॉल के ऊपर हम लेट गए थे, अब ये लंच वाला जो मामला हुआ है, मेरा नहीं ख़्याल इसके ऊपर कुछ ये ज़्यादा कर सकेंगे, पाकिस्तान कमिट कर सकेगा। हुँ, अगर पाकिस्तान ने कमिट किया खुदा न खास्ता कि हम जंग का हिस्सा बन रहे हैं अमरीकी, तो अवाम कभी भी कबूल नहीं करेगी, और ये इतनी बड़ी गलती होगी, ये इतनी बड़ी गलती होगी कि ये हमारे वजूद को ख़तरे में डाल देगी। ये कोई एक ऐसा मसला नहीं होगा जिससे हमारा कोई एक छोटा सा नुकसान हो जाएगा, बम फट जाएंगे, इस तरह नहीं।
ये 2001 वाली गलती नहीं होगी, ये 1980 वाली गलती नहीं होगी, ये वो गलती होगी जो फिर खुदा न खास्ता हमारी आखिरी गलती होगी, क्योंकि फिर हमारे वजूद का सवाल उठ जाएगा, बॉर्डर्स ख़त्म होंगे। हमें हर हालत में ईरान की सालमियत को तस्लीम करना है, और अगर हम कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बात ये बाबर करवा सकते हैं अमेरिका को, तो ये बताएं कि हम, अगर आपने इसको खंडरात में तब्दील किया, हम उस नई हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भी ईरान के साथ बहुत सारे इख्तलाफात तो चल रहे हैं, जैसे कुलभूषण यादव का 3 दफ़ा एंट्री एग्ज़िट ईरान के थ्रू होना, और वो गैस पाइपलाइन, वो इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी मुझे लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो भी आएंगी नहीं, आर नहीं आएंगी पाकिस्तानी, अगर कोई उनके साथ चलता है तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए चलेगा। और देखें, ये तल्ख हमारी तारीख़ है, और मुसलमान दुनिया की वैसी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसी वजह से मार खा रहे हैं, इसी वजह से हर जगह रुसवा हो रहे हैं। ईरान ने भी बहुत गलतियाँ की, हमने 8 माह पहले हमले किए पाकिस्तान पे। हाँ जी, साल पुरानी बात है, जनवरी 2024 में दोनों ने एक दूसरे पे हमले किए, उसमें भी ईरान की गलती थी, और भी कई आप चीज़ें कर सकते हैं। ईरान ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी अब क्लैरिटी आ रही है कि आपको खत्ते के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। और इस वक्त मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के जो अवाम है और अरब दुनिया, जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी तारीख़ है तलखी की ईरान के साथ, सारे के सारे ईरान के साथ खड़े, क्योंकि मसला ईरान का है नहीं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने मेरे साथ 2002 में क्या किया था, 2004 में क्या किया था, 2011 में क्या किया था। अब तो प्रॉब्लम ये है कि हम सबका वजूद एक दूसरे से जुड़ गया। अब तो ख़त्म हो रहा है, या तो रुक जाते वो गज़ा पे, वो रुक जाते इराक पे, वो रुक जाते लिबिया पे, वो रुक जाते शाम पे, वो रुक जाते यमन पे, वो रुक जाते अफगानिस्तान, वो किसी जगह पे भी नहीं रुक रहे। तो अगर ईरान एक वाहिद मुल्क बचा है जो मज़ाहमत कर सकता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारी बारी जब आएगी तो कौन होगा जिसके साथ हम बात कर सकेंगे, हमें बफर कौन देगा। सो इन तलखियों का ये टाइम नहीं है, तलखियों का, उन तलखियों को जागर करने का। जब आप ये जो, इसलिए हमें ईरानी औरतों से भी सीखना चाहिए ना, जो ये सारी वीडियोस बना के हमें पैगाम दे रही हैं कि ये वक्त नहीं है इन बातों करने का कि जी आप लिबरल कौन है, तो मजहबी कौन है, तो सेकुलर कौन है, तो सोशलिस्ट कौन है। ये बातें, उनका एक अपना टाइम होता है। इस वक्त जब आपके वजूद को ख़त्म किया जा रहा है, और गज़ा हमारे सामने, फिर से मैं बात कहूँगा, गज़ा मिसाल है कि 20 माह से वो बमबारी हुई जा रही है और रोक रही नहीं। और इस वक्त मुहासरा है, मुहासरा ये है कि बच्चों के पास खाने को नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। यूएन कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ये बात कर रही है, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि पीछे अमेरिका है। आपने यूएन की बात की, कल भी जनेवा कन्वेंशन हुआ, वहाँ भी बड़ा अग्रेसिव इजराइल की तरफ से था रिस्पॉन्स। वहाँ भी उन्होंने इसी तरह कहा कि हम तो जंग के साथ हैं, हम तो जंग करेंगे। अमेरिका ने भी साथ दिया। यानी यूएन तो अब सिर्फ मुखरा बन चुका है अमेरिका का, वो तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता जंग की तरफ। तो हम यूएन की तरफ नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो अक़वाम मुत्तहिदा तो अब यही है, जिस तरह मैं और आप बहस कर लें, वहाँ पे भी जाके बस उधर थोड़े कमरे ज़्यादा बड़े हैं और लोगों को सैर हो जाती है, वो जाके कर लेते हैं। लेकिन उनका कोई वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वो बेबस हो के जनरल सेक्रेटरी जो है वो दे देता है एक स्टेटमेंट कि नहीं होना चाहिए, बच्चों का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो भाई मुझे भी पता है, आपने बड़ी बात बताई है, नहीं होना चाहिए। आपका काम है रोकना, आपका काम ये बताना नहीं हमें कि बच्चों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। सो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नया दुनिया बन रही है जिसमें रूल्स ख़त्म हो रहे हैं, कानून ख़त्म हो रहे हैं। इसमें जिसके पास ताकत नहीं होगी, मैं फिर से बताऊँ, ये ताकत की बात है। अगर आपके पास ताकत नहीं होगी और आप अपने आप को वनरेबल करोगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ताकत लेने का बेहतरीन तरीका है कि ख़ित्ते में आप अपने आप को मजबूत करें। मैं एक बात और कर दूं, क्योंकि वो पहले हम IMF की बात कर रहे थे, जो अपने आप को, जो रोटी और बम के दरमियान हम फंसे हुए हैं, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान, हमें अपने रोटी का मामला वाशिंगटन से हटाना पड़ेगा। क्योंकि तो जो किस तरफ लेके जाएंगे हम? तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आपने इंडस्ट्री तो लगाई नहीं कोई पिछले 40-50 साल से। आप उनसे कर्जा लेते हो, उस कर्जे को लेकर आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हो। हाउसिंग सोसाइटियों में आप दुबई में देख लें, पाकिस्तानी जो हैं सबसे आगे हैं। तो गरीब मुल्क तो नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अमीर जो पैसे वाले हैं उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से है? वो सारा कर्जे लेकर है। जब वापसी की बारी आती है तो आप कहते हो बजट नहीं है, महंगाई करो। यानी गरीब बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे अपने मुस्तकबिल कुर्बान करके इनकी अयाशियों का वो कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं। आप IMF को पैसे वापस दे रहे हो, आप बाकी इन बैंकों को पैसे वापस दे रहे हो, क्योंकि आपने अपनी तो कुछ इंडस्ट्री बनाई नहीं। इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद ईरान की इंडस्ट्री आपसे बेहतर है।
उन पे पाबंदियां लगी हुई हैं। चीन के ऊपर कितने साल, दहाइयों तक पाबंदियां लगी रही, उनकी इंडस्ट्री आप देखें। आप रूस पे पाबंदियां लगी हुई हैं, वो सर्वाइव कर रहा है, हम इमदाद ले रहे हैं, फिर भी हम फ़कीर हैं। इस साल 1400 अरब रुपए हमारे पास इकट्ठा हुआ टैक्सेस की मद में, और 800 समथिंग हमने वो सिर्फ सूद वापस लौटाया है। हाँ, तो वो ये हमारे दिस पास इज टैक्सेस अनसस्टेनेबल। स्ट्रेटजी भी नहीं है कुछ इस तरह की। नहीं, आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये जागीरदार, ये सब ख़त्म करें। ये लैंड को अपने जो है प्रॉपरली उसको लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, और फिर एक इंडस्ट्रियल प्लान होना चाहिए कि किस तरह आपने अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बनानी है जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ पे आप खुद कफ़ील हो। वो अगर नहीं आप करेंगे ये, तो फिर सिर्फ बम आपको नहीं बचा सकते। आपको मईशत जो है वो उतनी ही अहम हो गई है जितनी आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी नाउ। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर आपके पास नहीं होगी, अगर आप कुछ पैदावार ही कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, आप बस शुगर माफ़ी है, तो गंदम माफ़ी है, तो लैंड माफ़ी है, ये माफियाज ही अगर सिर्फ आप कर रहे हो, तो फिर आप कहाँ आपने मुकाबला करना है इजराइल का या अमेरिका का या किसी का भी। फिर ज़ाहिर है आपने एंड में लेट ही जाना है एक फ़ोन कॉल पे। आपको इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। हमारे पास इस वक्त भी खित्ते के अंदर बेहतरीन ज़मीन पाकिस्तान की, जिसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवा रहे हैं। ज़राअत को बेहतर करें, इंडस्ट्री को बेहतर करें, चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, सेंट्रल एशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जो ऑलरेडी मुझे लग रहा है उसकी तरफ एक रुझान है। और इस्टेब्लिशमेंट भी मुझे लगता है इस मामले पे शायद स्प्लिट है, क्योंकि एक रुझान बहुत ज़्यादा हो गया उस तरफ भी। सो उस रुझान को तेज़ करने की ज़रूरत है, इंडिजिनस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और ऐसी डेवलपमेंट जिसमें गरीबों को कुछ मिले, नौकरियाँ मिलें, वसाइल की तकसीम हो। जो IMF का मॉडल है वो तो है ही अमीरों के लिए, वो तो है ही कि इनकी अयाशियाँ चलती रहें और बोझ जो है वो अवाम उठाए। सो अमेरिका हमें माशी तौर पे भी कुछ नहीं दे रहा, वो एक छोटे तबके को दे रहा है। उस तबके को शिकस्त देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तबका अब हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। वो हुक्मरान तबकात जो हमारे हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से चला रहे हैं मुल्क को, इससे आपकी सालमियत कायम नहीं हो सकती, इससे पाकिस्तान